चलिए दोस्तों, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में राजस्थान का जो आर्थिक समीक्षा है 2022-23 की, उसको देखते हैं। उसके जो आंकड़े हैं उसको देखते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2022-23 में 14.14 लाख करोड़ रुपए संभावित है, जो कि 2021-22 में 12.18 लाख करोड़ रुपए था। यह वर्ष 2021-22 के 19.5% वृद्धि की तुलना में वर्ष 2022-23 में 16.04% की वृद्धि दर्शाता है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर अखिल भारत का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2022-23 में 273.08 लाख करोड़ रुपए संभावित है, जो कि 15.4% की वृद्धि दर्शाता है। इसी अवधि के दौरान राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अंश अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद से 5.18% तक पहुंचने की संभावना है। प्रचलित कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान तथा अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद अनुमान की तालिका के माध्यम से अपन देखते हैं। तो वर्ष 2018-19 में राजस्थान की GSDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना था राजस्थान का? 91,000। तो ये कितना था? 9,11,519 लाख करोड़। 2019-20 में ये था 9,98,679 लाख करोड़। 20-21 में 10,19,442 लाख करोड़ और 21-22 में 12,18,193 लाख करोड़ और 22-23 में ये है 14,13,620 लाख करोड़। तो इसमें वृद्धि कितनी हुई है? वृद्धि 2018-19 में वृद्धि थी 9.49%, 19-20 में 9.56%, फिर 20-21 में ये घट गई थी, कोरोना का समय था ये, 0.0, इसमें जो वृद्धि हुई थी ये 2.08% हुई थी। फिर 2021-22 में वृद्धि हुई थी 19.50% और 2022-23 में जो वृद्धि है 16.04% है। GDP अखिल भारत की, तो ये अखिल भारत की तो आप देख ही सकते हैं ये पूरा। इसको दोस्तों 22-23 का देख लीजिए, पूरा देखने का कोई मतलब नहीं है। 22-23 में कितनी है? 2,73,07,751 लाख करोड़ रुपए और इसमें 15.4% की वृद्धि हुई है। ये ध्यान रखिएगा कि 2021-22 में जो वृद्धि राजस्थान में हुई थी 19.5, वही भारत में भी हुई थी। तो चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं। जबकि जो 2020-21 में भारत की जो वृद्धि दर थी वो माइनस में चली गई थी, -1.4 तक थी, जबकि राजस्थान की फिर भी पॉजिटिव में ही थी 2.08। फिर वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान, तो राजस्व प्राप्तियां 2,33,988.1 करोड़। राजस्व व्यय 2,58,883.68 करोड़। राजस्व घाटा कितना होने वाला है? 24,895.67 करोड़ रुपए होने वाला है। पूंजी खाते में प्राप्तियां तो 1,56,954.97 करोड़। पूंजी खाते में व्यय 1,31,972.80 करोड़। पूंजी खाते में आधिक्य तो 24,982.17 करोड़। शुद्ध व्यय या बजट साइज तो ये कितना है? 3,90,856.48 करोड़। शुद्ध व्यय है 3,25,856.48 करोड़। वसूलियां कितनी हुई हैं? तो 12,960.77 करोड़ हुई। सकल व्यय वसूलियों सहित सकल व्यय हुआ है 4,03,547.25 करोड़। तो अब इसमें प्रश्न है कि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्य में क्षेत्रवार योगदान रहा। तो इसमें सभी कथन सत्य होंगे। सेवा क्षेत्र में योगदान रहा है 43.8%,
43.74%, कृषि क्षेत्र में 28.50% और उद्योग क्षेत्र में 27.76% योगदान रहा। तो इसमें सभी सही होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रचलित मूल्य में क्षेत्रवार योगदान रहा है। तो ये इसमें भी उपरोक्त सही होगा। तो प्रचलित कीमतों पर इसमें भी सही होगा। सेवा क्षेत्र में कितना था? 43.74%। तो ये प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्य दोनों में सेवा क्षेत्र का योगदान सेम ही रहा है। फिर उद्योग क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में थोड़ा सा बढ़ा है। कृषि क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर 28.5 था, जबकि 28.5% था, जबकि जो प्रचलित मूल्य है उसमें कृषि का योगदान 28.95% है। उद्योग क्षेत्र में 27.13% है। तो यही इसमें दिखाया गया। तो इसमें जो वर्ष 2022-23 के लिए क्षेत्रवार संरचना देख लेते हैं। राजस्थान के सेवा क्षेत्र में 43.74%, उद्योग क्षेत्र में 27.31%, ये प्रचलित कीमतों पर देख रहे हैं हम लोग, और कृषि क्षेत्र में 28.95%। अखिल भारतीय है इसमें, मतलब जैसे संपूर्ण भारत में, तो भारत में जो कृषि का योगदान है 18.11%, फिर उद्योगों का ये है 28.48% और सेवा का 53.41%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रचलित मूल्य में क्षेत्रवार योगदान रहा है। तो प्रचलित कीमतों पर इसमें भी सही होगा भारत का। तो भारत का सेवा में 53.41% रहा है, उद्योग में 28.48% रहा है और कृषि में 18.11% योगदान रहा है कृषि का। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान के जीडीपी भारत के जीडीपी का प्रचलित मूल्य पर कितना है? तो ये है 5.18%। तो राजस्थान की जीडीपी भारत के जीडीपी का 5.18% है। राजस्थान की जीडीपी भारत के जीडीपी का स्थिर मूल्यों पर ये प्रचलित मूल्य पर 5.18% है, जबकि स्थिर मूल्य पर 5.07% है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2022-23 में 14.14 लाख करोड़ संभावित है, जो कि है ना 21-22 में 12.18 लाख करोड़ था। 21-22 में 19.5% की वृद्धि की तुलना में 22-23 में 16.04% की वृद्धि को दर्शाता है। तो ये वही बातें फिर से रिपीट हो रही हैं। इसमें थोड़ा सा ये देख लीजिए, बूस्टर डोज की आर्थिक समीक्षा 2021-22 में जो भारत की आर्थिक विकास दर थी 8.7% थी। सर्वाधिक आंध्र प्रदेश की थी 11.43%। राजस्थान का देश में दूसरा स्थान था। राजस्थान की आर्थिक वृद्धि 11.04% रही। कब? 21-22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्य व प्रचलित मूल्य पर प्रतिव्यक्ति आय कितनी है? स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पर प्रतिव्यक्ति आय कितनी है? तो इसमें जो सही आंसर होगा वो ए होगा। तो स्थिर कीमतों पर प्रतिव्यक्ति आय कितनी है? 86,134 और प्रचलित कीमतों पर 1,56,149। तो इसमें 2022-23 के अनुसार राजस्थान की स्थिर कीमतों पर इसमें जो आधार वर्ष कितना है 2011-12 है, पर प्रति व्यक्ति आय 86,134 की तुलना में 6.94% की वृद्धि हुई है 2021-22 की तुलना में, है ना। प्रचलित कीमतों पर 1,56,149 है, जिसमें 2021-22 की तुलना में 14.85% की वृद्धि हुई है। और 2021-22 की आर्थिक समीक्षा में जो प्रति व्यक्ति आय थी ये 81,231 रुपए थी, ये स्थिर कीमतों पर, है ना। प्रचलित कीमतों पर 1,35,962 रुपए थी। तो इसमें भारत का दिया हुआ है, तो भारत का कितना है प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर? 96,532, प्रचलित कीमतों पर 1,70,620। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड स्थिर कीमतों पर ये 2011-12 बुनियादी मूल्यों पर में किस क्षेत्र में योगदान सर्वाधिक होने का अनुमान है? तो उद्योग क्षेत्र में
सॉरी इसमें सेवा क्षेत्र में योगदान सर्वाधिक रहने का अनुमान है। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2022-23 में भी सेवा क्षेत्र प्रचलित बुनियादी मूल्य पर 43.47% योगदान के साथ सबसे बड़ा क्षेत्र बना है। सेवा क्षेत्र का स्थिर यानी 2011-12 बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन 2018-19 में 2.78 लाख करोड़ की तुलना में 2022-23 में 3.21 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, जो इस अवधि में प्रति वर्ष 3.65 की औसत वृद्धि दर्शा रहा है। जबकि प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन ये 2018-19 में 4.11 लाख करोड़ था, जो कि 22-23 में 5.73 लाख करोड़ हो गया है, जिसमें जो वृद्धि है वो 8.65% की है। ये राज्य का राजस्थान का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। तो प्रचलित कीमतों पर 2018-19 में ये 81,000 प्रचलित कीमतों पर दोस्तों ये 2018-19 में 8,19,185 था, 19-20 में 8,98,116 था, 20-21 में 9,07,861 था, 21-22 में 10,84,845 था और 22-23 में ये अभी ये कितना है 12,59,527। वृद्धि कितनी हुई है तो 18-19 में 9.45% की वृद्धि हुई थी, 19-20 में 9.64 की, फिर 20-21 में 1.09% की और 21-22 में 19.49% की और 22-23 में 16.10% की वृद्धि रहने का अनुमान है। अब ये स्थिर कीमत, ये प्रचलित कीमतों पर हमने देखा। अब स्थिर कीमतों पर कितना था 5,68,452, फिर 5,96,679, 5,76,789, 6,42,668 और वर्तमान में कितना है यानी 2022-23 में ये है 6,94,771। वृद्धि कितनी हुई है तो इसमें वृद्धि हुई थी 1.94%, 19-20 में 4.97%, 20-21 में माइनस में चली गई थी -3.34% और 21-22 में 11.42% हुई और 22-23 में ये 8.11% है। ये है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, GSVA है ये। वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में किस क्षेत्र या उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा तो ये है व्यापार, होटल एवं जलपान गृह। तो 2022-23 में सेवा क्षेत्र का राजस्थान में योगदान रहा तो स्थिर कीमतों पर ये कितना रहा 2022-23 स्थिर जो मूल्य है 2012-13 में ये 2011-12 में ये 3.21 लाख करोड़। वृद्धि कितनी हुई 10.74%। प्रचलित कीमतों पर 5.73 लाख करोड़। वृद्धि कितनी हुई 17.11%। प्रचलित कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान 43.74% रहा। सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्य पर उप क्षेत्र जो विवरण है उसको देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा व्यापार, होटल, जलपान का 27.69% रहा। परिवहन, भंडारण एवं संचार का 11.78%। वित्तीय क्षेत्र का 9.27%। लोक प्रशासन का 7.07%। है ना। रियल एस्टेट या आवासीय गृहों का स्वामित्व तथा पेशेवर से जो सेवाएं हैं इसमें 24.62% का योगदान रहा। अन्य सेवाएं 29.57% है। लेकिन सबसे ज्यादा जो योगदान रहा जलपान गृह, व्यापार एवं होटल का रहा 27.69% जो इसमें दिया हुआ है। वैसे तो अन्य सेवाएं भी है 29.57, लेकिन उसका नहीं रहा नोट। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, होटल, पर्यटन, जलपान गृह, परिवहन, भंडारण, संचार, वित्तीय सेवाएं, लोक प्रशासन, पेशेवर सेवाएं आदि को शामिल किया जाता है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रचलित मूल्य पर राजस्थान
प्रचलित मूल्य पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसबीए में योगदान कितना रहा? तो ये रहा है 28.95%। 28.95%। तो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रचलित मूल्य पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन में योगदान कितना रहा? 28.95% का। 2022-23 में ये कितना रहा? 3,79,429 3,79,439 करोड़ रुपए रहा। उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत खनन, उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं एवं विनिर्माण क्षेत्र शामिल हैं। उद्योग क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसबीए में योगदान 2022-23 में स्थिर कीमतों पर कितना रहा? स्थिर कीमतों पर 2.04 लाख करोड़ रुपए, इसमें 6.32% की वृद्धि हुई। प्रचलित कीमतों पर 3.58 लाख करोड़ रुपए, इसमें 15.02% की वृद्धि हुई, है ना। योगदान कितना रहा इसका उद्योग क्षेत्र का? 27.31%। उद्योग क्षेत्र में उप क्षेत्रों का योगदान प्रचलित कीमतों पर, तो विनिर्माण का प्रचलित कीमतों पर योगदान 41.26% रहा। स्थिर कीमतों पर 4.99% रहा। फिर निर्माण का प्रचलित कीमतों पर योगदान 32.76% रहा। स्थिर कीमतों पर 9.10% रहा। अन्य विद्युत, गैस, जलापूर्ति व अन्य प्रचलित कीमतों पर योगदान कितना रहा? 13.38% और स्थिर कीमतों पर 9.16%। खनन या उत्खनन का प्रचलित कीमतों पर योगदान 12.6% रहा, जबकि स्थिर कीमतों पर 3.31% रहा। राजस्थान, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर कितनी रही? तो ये रही 8.19%। तो स्थिर कीमतों पर टोटल रहा कितना स्थिर कीमतों पर? ये 7,99,449 करोड़। वृद्धि दर 8.19% रही। प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी कितना था? ये था 14,13,600 2 लाख करोड़। 14,13,620 करोड़। वृद्धि दर कितनी रही? 16.04%। भारत का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर 15.4% रही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक WPI ये कितना था? तो ये इसका स्कोर था 385.45%। तो इसमें 75 प्राथमिक वस्तु समूह में है ना। तो इसमें तो बेसिकली इसका थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है? थोक मूल्य सूचकांक एक ऐसा सामान्य सूचकांक है जो व्यापक रूप से मूल्यों के उतार चढ़ाव को व्यक्त करता है और सभी प्रकार के व्यापार तथा लेन देन में वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को व्यक्त करने का संकेतक है। राजस्थान सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक को मासिक आधार पर तैयार किया जाता है, जिसमें 154 वस्तुओं को शामिल किया गया। इसमें 75 प्राथमिक वस्तु समूह में, 69 विनिर्माण वस्तु, 69 विनिर्मित उत्पादन समूह में और 10 ईंधन शक्ति प्रकाश में सम्मिलित है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कितना है? 1999-2000। और ये 2022-23 में कितना स्कोर रहा? 385.45%। परिवर्तन कितना हुआ, यानी वृद्धि कितनी हुई? 6.12% की। 21-22 में कितना था ये? 363.23%। तो इसमें जो प्राथमिक वस्तुएं हैं 2022 में प्राथमिक वस्तुओं में इसका स्कोर कितना था? 415.73। 2021 में 378.22। फिर किसी वस्तुओं का तो 2022 में 414.82 और 21 में 377.1। खनिज का 2022 में 422.64 और 2021 में 386.65। ईंधन शक्ति प्रकाश व उपस्नेहक का 2022 में स्कोर था 576.77 और 21 में 569.93। विनिर्मित उत्पाद तो 2022 में ये 302.49%
49 मतलब स्कोर था इसका, और 2021 में 285.65 था। औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स आधार वर्ष 2016, राजस्थान का कौन सा केंद्र शामिल नहीं है इसमें? तो इसमें अजमेर शामिल नहीं है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक समयावधि के अंतर्गत उन चुनिंदा वस्तुओं एवं सेवाओं के खुदरा मूल्यों के समान स्तर में परिवर्तन के मापन हेतु तैयार किया गया है, जिनमें उपभोक्ता द्वारा उपभोग हेतु क्रय किया जाता है। इस तरह के बदलाव उपभोक्ताओं की आय और उनके कल्याण की वास्तविक क्रय शक्ति को प्रभावित करते हैं। चूंकि यह सूचकांक प्रत्येक उपभोक्ता के लिए कीमतों में उतार चढ़ाव को सम्मिलित करता है, इसलिए सरकार मुद्रास्फीति के लिए थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। प्रति 4 विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किए जाते हैं। तो एक तो है औद्योगिक श्रमिकों के लिए, तो इसे सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल लेबर कहते हैं। कृषि श्रमिकों हेतु तो ये एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिए भी आता है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिए। फिर कृषि ग्रामीण श्रमिकों हेतु तो ये है रूरल वर्कर होते हैं उनके लिए भी आता है। फिर ये ग्रामीण शहरी एवं संयुक्त कंबाइंड आता है ना, कंबाइंड आता है। तो इसमें जो प्रथम 3 प्रकार के सूचकांक हैं, ये श्रम ब्यूरो शिमला इसको लॉन्च करता है, जबकि जो चौथा वाला है कंबाइंड वाला, ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ नई दिल्ली द्वारा इसको तैयार किया जाता है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई इंडस्ट्रियल लेबर, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसी भी देश में औसत औद्योगिक मजदूर परिवार द्वारा उपभोग की जा रही वस्तुओं एवं सेवाओं की स्थायी बास्केट के खुदरा मूल्यों में होने वाले सामाजिक परिवर्तनों को मापने का महत्वपूर्ण कारक है, और इस प्रकार यह देश के औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता स्तर पर होने वाले परिवर्तन हेतु महत्वपूर्ण सूचक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक IW का लक्षित समूह कारखाना, खनन, वृक्षारोपण, मोटर परिवहन, पोर्ट एवं डाक, रेलवे एवं विद्युत उत्पादन एवं वितरण में नियोजित श्रमिक है। यह सूचकांक मुख्य रूप से सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते के निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है। औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसका आधार वर्ष 2016 है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तो इसका आधार वर्ष 2016 है। श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा तैयार किया जाता है। अजमेर, भीलवाड़ा व जयपुर को औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की पुरानी श्रृंखला, इसका आधार पर 2001 था, में शामिल किया गया था। वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला में श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा मार्च सितंबर 2020 से नवीन आधार पर 2016 के अनुसार जारी किया जा रहा है, जिसमें राज्य में अजमेर केंद्र के स्थान पर अलवर केंद्र को सम्मिलित किया गया है। तो अब अजमेर नहीं बल्कि अलवर को केंद्र के रूप में सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय श्रृंखला के लिए सीपीआई औद्योगिक श्रमिक का निर्माण देश में 88 चयनित औद्योगिक रूप से विकसित केंद्रों के लिए किए गए श्रमिकों के आधार पर किया जाता है। ये 3 केंद्र हैं राजस्थान में अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर। अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर है। वर्ष 2022-23 में उपभोक्ता कीमतों पर निरंतर वृद्धि का रुझान जारी है। वर्ष 2022 के माह नवंबर तक उपभोक्ता मूल्य के समान सूचकांक में गत वर्ष 2021 की तुलना में अलवर केंद्र पर 4.38%, भीलवाड़ा केंद्र पर 6.92%, जबकि जयपुर केंद्र पर 6.04% तथा अखिल भारत पर 5.66% की वृद्धि दर्ज की गई। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कितना है? तो ये है 134.65। तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। तो 22-23 में ये कितना है? 134.65। 21-22 में 133.97 था, और 18-19 में ये 140.37 था। तो हम नेक्स्ट है सामाजिक सेवाएं एवं कार्यक्रम। सबसे पहला है समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी बांसवाड़ा जिले की गढ़ी पंचायत समिति में। उद्देश्य क्या है? राज्य के बच्चों एवं महिलाओं, विशेष रूप से गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को बेहतर जीवन की मूलभूत सुविधाएं प्राप्त कराना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में राज्य में 304 बाल विकास परियोजनाएं संचालित हैं। इनमें से 22 परियोजनाएं शहरी क्षेत्रों में, 37 परियोजनाएं जनजातीय क्षेत्रों में तथा शेष 245 परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं। इन परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य में कुल 62,020 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं,
जिनमें 55,816 मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र हैं तथा 6,204 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें नवंबर 2022 तक 55,753 मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र एवं 6,095 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र क्रियाशील हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेवाएं तो पूरक पोषण आहार दिया जाता है। 6 माह से अधिक व 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे, गर्भवती धात्री महिलाएं एवं 11 से 14 वर्ष की किशोरी महिलाएं, विद्यालय नहीं जाने वाली, है ना, बचपन और शाला पूर्व शिक्षा यानी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को इसमें शिक्षा दी जाती है। फिर पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा 15 से 45 वर्ष की महिलाएं एवं किशोरियों के लिए। फिर टीकाकरण तो 8 से 6 से 10 वर्ष के बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को। फिर स्वास्थ्य जांच होती है 10 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती धात्री महिलाएं एवं किशोरी बालिकाओं की। फिर संदर्भ रिफरल सेवाएं भी दी जाती हैं बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं के लिए। नोट: राज्य के 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित करने हेतु राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग तथा वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के मध्य MOU पर साइन हुआ है। इसके तहत फाउंडेशन लगभग 750 करोड़ रुपए के व्यय से 25,000 नंद घर विकसित करेगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य क्या है? गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं 0 से 6 माह के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव, स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। लाभार्थी को 55,000 की राशि 3 किस्तों क्रमशः 1,000, 2,000 और 2,000 में दी जाती है। लाभार्थी को राशि का भुगतान केवल बैंक या डाकघर के माध्यम से उनके खातों में सीधे दिए जाने का प्रावधान है। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2022 तक दिए गए 21,09,350 लाभार्थियों के लक्ष्य के विरुद्ध 19,59,437 यानी 92.89% लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका। नोट: हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की नई पहल की सराहना की है? तो ये है दौसा, और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 30 जुलाई 2023 को हुआ था, में पूछा गया। नोट: किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं एवं उनकी नन्हे शिशुओं यानी 0 से 6 माह के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखभाल एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है? तो ये RSP में आया था, मातृ वंदना योजना। फिर योजना है किशोरी बालिका योजना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार आयु वर्ग 11 से 14 वर्ष तक की किशोरी बालिकाओं के लिए पूर्व में संचालित योजना के स्थान पर 1 अप्रैल 2022 से राज्य के 5 आकांक्षी जिलों बरा, करौली, जैसलमेर, धौलपुर और सिरोही में आयु वर्ग 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के आत्म विकास के लिए सहयोगात्मक वातावरण तैयार करते हुए किशोरी बालिकाओं को शिक्षित, सशक्त, आत्मनिर्भर एवं जागरूक नागरिक बनाने के उद्देश्य से किशोरी बालिकाओं के लिए योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में राज्य के 5 आकांक्षी जिलों की कुल 1.95 लाख किशोरी बालिकाओं का सर्वे कर आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभान्वित किए जाने हेतु चिन्हित किया गया है। पोषण अभियान, तो इसका उद्देश्य क्या है? आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से माताओं एवं शिशुओं के पोषण में सुधार के लिए उनके सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत 19 नवंबर 2020 को हुई थी। तो 19 नवंबर 2020 को प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर एवं सहरिया जिला बरा में यह प्रारंभ किया गया था। 1 अप्रैल 2022 से इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दी गई है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं एवं 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना है। इसके अंतर्गत दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थी को 5,000 5 चरणों में 6,000 रुपए सीधे खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं। महिला कल्याण कोष राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत मानदेय कार्मिकों तथा
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगिनी के कल्याण हेतु यह कोष स्थापित किया गया है। इस कोष का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से वर्ष 2005-6 से निरंतर किया जा रहा है। इस कोष के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 6 माही आधार पर अंशदान देने का प्रावधान किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 750 वार्षिक एवं शेष सभी कार्मिकों के लिए 376 वार्षिक अंशदान नियत किया गया है। बाल अधिकारों के संरक्षण एवं सुरक्षित वातावरण बनाने हेतु वर्ष 2013 में बाल अधिकारिता विभाग की स्थापना की गई थी। निदेशालय द्वारा निम्नलिखित योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। मिशन वात्सल्य योजना। बाल संरक्षण एक व्यापक योजना है जिसका उद्देश्य देश में बालिकाओं एवं बालकों हेतु संरक्षित परिवेश तैयार करना है। इस योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में वैधानिक एवं सहायक सेवाएं प्रदान करना, सभी स्तरों पर क्षमताओं की वृद्धि हेतु साक्ष्य आधारित निगरानी और मूल्यांकन डाटाबेस तथा ज्ञान आधारित बाल संरक्षण सेवाओं का निर्माण और परिवार एवं समुदाय स्तर पर सुदृढ़ीकरण में गुणवत्ता प्राप्त करना है। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7,000 लाख का बजट प्रावधान है। इसमें से माह नवंबर 2022 तक राशि 4,011.52 लाख का व्यय हो चुका है। कामकाजी महिलाओं के बच्चों हेतु नेशनल क्रेच स्कीम। भारत सरकार द्वारा समुदाय में कामकाजी महिलाओं के बच्चे 6 माह से 6 वर्ष तक के डे केयर सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य में नेशनल क्रेच स्कीम लागू की गई। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलात। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत AAY परिवारों के राशन कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड पर 35 किलोग्राम गेहूं और BPL और स्टेट BPL को प्रति माह 5 किलोग्राम गेहूं, 2 किलोग्राम 5 किलोग्राम प्रति माह 5 किलोग्राम गेहूं 2 रुपए प्रति किलोग्राम के बजाय 1 रुपए प्रति किलोग्राम 1 मार्च 2019 से प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान नवंबर 2022 तक कुल 6.11 लाख मीट्रिक टन गेहूं 1.38 करोड़ व्यक्तियों को औसतन प्रति माह उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश में 15 नवंबर 2022 तक 4.25 करोड़ NFSA लाभार्थी हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत माह अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 तक 16.07 लाख मीट्रिक टन गेहूं की मात्रा का उठाव करके 14.94 लाख मीट्रिक टन गेहूं का वितरण लाभार्थियों को करवाया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 13 दिसंबर 2022 तक नाम जोड़ने के लिए 2,06,684 आवेदन स्वीकार किए गए हैं। राशन डीलर की कोरोना से मृत्यु होने पर 50 लाख की घोषणा की गई है। इस क्रम में 45 राशन डीलर्स की कोरोना से मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 22.5 करोड़ का अनुदान दिया गया है। सहरिया, खैरवा एवं कैथोड़ी जनजाति को खाद्य सुरक्षा। जनजाति क्षेत्र में खाद्य तेल, गेहूं एवं दाल लाभार्थियों को वितरण हेतु जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में बारां जिले की सहरिया, उदयपुर जिले की कैथोड़ी एवं खैरवा जनजाति को प्रति सदस्य 250 मिलीलीटर घी, 500 मिलीलीटर खाद्य तेल एवं 50 एवं 500 ग्राम दाल निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। सामग्री का लाभ लाभार्थियों को वितरण पॉक्स मशीन के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों द्वारा कराया जा रहा है। राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड। तो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत वर्ष 2010 में स्थापना हेतु और इसने 27 दिसंबर 2010 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। उद्देश्य क्या है? लक्ष्य समूह को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सामानों का प्रभावी उठाव, परिवहन एवं वितरण सुनिश्चित करना, साथ ही उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ता को गैर सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपलब्ध करवाना। सितंबर 2021 से जून 2022 तक लगभग 91,576 किलोग्राम राज ब्रांड चाय की आपूर्ति उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को की गई है। उपभोक्ता मामला। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार राज्य स्तर पर, राज्य आयोग एवं जिला स्तर पर सभी जिलों में पूर्णकालिक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंचों का गठन किया गया है। जयपुर जिले में 4, जोधपुर जिले में 2 मंच कार्यरत हैं। राज्य में कुल 37 जिला मंच तथा 6 सर्किट बेंच संभागीय मुख्यालय कार्यरत हैं। राज्य आयोग की स्थापना से लेकर नवंबर 2022 तक
79,635 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें से 76,181 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। इसका कार्य लगभग 95.66% रहा। मेट्रोलॉजी एप्लीकेशन ई तुलामान के वेब मॉड्यूल द्वारा निर्माताओं, डीलरों, वजन एवं माप की मरम्मत करने वालों एवं वजन या माप के सत्यापन से संबंधित 12 सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। जल जीवन मिशन वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने का पानी आपूर्ति देना इसका लक्ष्य है और इस उद्देश्य से जल जीवन मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई थी। इस योजना में केंद्र व राज्य की भागीदारी 50-50% की है। जल जीवन मिशन द्वारा राज्य स्तर पर राज्य जल और स्वच्छता मिशन, जिला स्तर पर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, ग्राम स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता मिशन क्रियान्वित एवं मॉनिटरिंग एजेंसी होगी। राज्य जल मिशन के अंतर्गत अब तक 69,940 करोड़ की स्वीकृति की जा चुकी है, जिसमें से 10,655 एकल जल प्रदाय योजनाएं एवं 133 बृहद पेयजल परियोजनाएं शामिल हैं। इन स्वीकृत योजनाओं से लगभग 94 लाख परिवारों को नल कनेक्शन द्वारा पेयजल आपूर्ति की जा सकेगी। 32.06 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। दिसंबर 2022 तक 11,407.25 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। 31 मार्च 2022 तक 25.24 लाख कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन और 2022-23 के दौरान दिसंबर 2022 तक 6.78 लाख नए कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। जल जीवन मिशन के तहत कुल कनेक्शन के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो 12वां स्थान रहा है 4 जून 2022 तक। राजस्थान में जल जीवन मिशन वित्तीय वर्ष 2023-24 तो हर घर नल से जल के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक कुल 5.4 लाख जल कनेक्शन जारी कर दे चुके हैं। मिशन की क्रियान्वयन राजस्थान देश में चौथे स्थान पर है। राशि खर्च करने के मामले में देश में राजस्थान दूसरे स्थान पर। मिड डे मील योजना, तो इस योजना का मूल उद्देश्य सरकारी, स्थानीय निकाय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों, वैकल्पिक नवीन शिक्षा केंद्रों, शिक्षा कर्म मंडल और मदरसों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पोषण स्थिति में सुधार करना है। इस योजना ने नामांकन बढ़ाने, विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय आने और विद्यार्थियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिड डे मील कार्यक्रम 67,327 सरकारी विद्यालयों और संस्थानों में लागू है। इनमें से कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले लगभग 69.22 लाख, कक्षा 1 से 5 में 44.2 लाख और कक्षा 6 से 8 में 25.02 लाख विद्यार्थी शामिल। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 5 के लिए प्रति विद्यार्थी 100 ग्राम प्रतिदिन और कक्षा 6 से 8 के लिए प्रति विद्यार्थी 150 ग्राम प्रतिदिन गेहूं चावल प्रदान किया जा रहा है। मिड डे मील के तहत वितरण किए जाने वाले भोजन में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होता है। कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन होता है। कक्षा 1 से 5 के लिए खाना बनाने की लागत प्रति विद्यार्थी 4.97 रुपए प्रतिदिन एवं कक्षा 6 से 8 के लिए खाना बनाने की लागत प्रति विद्यार्थी रुपया 7.45 प्रतिदिन है। भारत सरकार के आदेशानुसार 1 अक्टूबर 2022 से कक्षा 1 से 5 के लिए खाना बनाने की लागत प्रति विद्यार्थी 5.45 रुपए प्रतिदिन और कक्षा 6 से 8 के लिए खाना बनाने की लागत प्रति विद्यार्थी 8.17 पैसा प्रतिदिन है रखी गई। खाना बनाने की प्रक्रिया, तो रसोई सह सहायक के रूप में व्यक्तियों की सेवाओं को 1742 रुपए के मासिक पारिश्रमिक पर रखा गया है। वर्तमान में 1,09,22 रसोई सह सहायकों को मिड डे मील पकाने एवं वितरण करने के लिए रखा गया है। वर्तमान में राज्य में मिड डे मील योजना के माध्यम से 67,327 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रत्यापन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से मिड डे मील नमूनों में पोषक मूल्यों का परीक्षण किया जाता है। वर्ष 2022-23 नवंबर 2022 तक के दौरान मिड डे मील योजना के तहत बजट प्रावधान कितना है? 1450.04 करोड़ के विरुद्ध इसमें 495 करोड़ रुपए व्यय किया जा चुका है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मिड डे मील योजना के अंतर्गत राजकीय
विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के विद्यार्थियों को पूरे सप्ताह में मिल्क पाउडर से तैयार दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। 1 किलोग्राम की पैकिंग के मिल्क पाउडर राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा 400 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से विद्यालयों में आपूर्ति की जा रही है। प्राथमिक यानी कक्षा 1 से 5 स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को 15 ग्राम मिल्क पाउडर से तैयार 150 मिलीलीटर दूध जिसमें चीनी की मात्रा 8.4 ग्राम हो। उच्च प्राथमिक में ये कक्षा 6 से 8 स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को 2 ग्राम मिल्क पाउडर से तैयार 200 मिलीलीटर दूध जिसमें चीनी की मात्रा 10.2 ग्राम मिलाकर विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा जिसको उपलब्ध कराए जाने से पूर्व एक अध्यापक और एक विद्यार्थी के अभिभावक द्वारा चक कर और रजिस्टर संधारित कर उपलब्ध कराया जाएगा। दूध के लिए नवीन विद्यालयों को बर्तन क्रय करने के लिए अधिकतम 15,000 गिलास क्रय करने हेतु प्रत्येक विद्यार्थी को 40 रुपए की दर से अतिरिक्त रुपया आवंटित किया जाएगा। साथ ही विद्यालय में दूध गर्म करने के लिए 1500 रुपए प्रतिमाह गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा। इस योजना में 47,644 लाख बजट का प्रावधान रखा गया है एवं प्रथम त्रैमासिक हेतु 24,582.58 लाख जिलों को जारी किया जा चुका है पैसा। तो नेक्स्ट है ग्रामीण विद्युतीकरण, राष्ट्रीय एवं उच्च राजमार्ग तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बारे में देखेंगे। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 100% ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राप्त करने के लिए राजस्थान सरकार ने नवंबर 2022 तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया है? तो नवंबर 2022 तक 43,965 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। 100% ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने नवंबर 2022 तक 43,965 गांवों का विद्युतीकरण किया है, जिसके साथ ही नवंबर 2022 तक 1,14 लाख ढाणियों और 57.05 लाख ग्रामीण घरों का भी विद्युतीकरण किया गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान नवंबर 2022 तक किसानों को 5,321 कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किए गए हैं। राजस्थान में मार्च 2022 तक उपभोक्ताओं की संख्या 176.12 लाख थी, जो 2.56% की वृद्धि के साथ नवंबर 2022 तक 180.62 लाख तक पहुंच गई है। राजस्थान में मार्च 2022 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 2,78,813। राज्य आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार मार्च 2022 तक राजस्थान में सड़कों की लंबाई 2,78,813.23 किलोमीटर है, जो कि वर्ष 1949 में सड़कों की लंबाई सिर्फ कितनी थी? 13,553 किलोमीटर थी। 21 मार्च 2022 तक राज्य में विभिन्न सड़कों की लंबाई राष्ट्रीय उच्च मार्ग ये 10,618 किलोमीटर, राज्य उच्च मार्ग की 17,237 किलोमीटर, मुख्य जिला सड़क 13,270 किलोमीटर और अन्य जिला सड़क 51,252 किलोमीटर, ग्रामीण सड़क 1,86,762 किलोमीटर। फिर राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 43,264 गांव हैं तथा दिसंबर 2022 तक 38,239 गांवों को जोड़ दिया गया है, जो कुल गांवों का 89.38% है। राजस्थान में मार्च 2022 तक सड़कों का घनत्व है 81.47 किलोमीटर। राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सड़कों का घनत्व 81.47 किलोमीटर है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर सड़कों का घनत्व 165.23 किलोमीटर है। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रथम तृतीय वित्त पोषण ये एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा हो रहा है, एशियाई विकास बैंक द्वारा। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम प्रथम द्वितीय, इसका जो वित्त पोषण है विश्व बैंक कर रहा है। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे राजस्थान में कुल 374 किलोमीटर लंबाई में 15,867.35 करोड़ की अनुमानित लागत से विकसित किया जाना है। इसमें शामिल राजस्थान के जिले हैं अलवर है, भरतपुर है, दौसा है, सवाई माधोपुर है, बूंदी है, कोटा है और झालावाड़। संगरिया संचौल संथाल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे राजस्थान में 637 किलोमीटर लंबाई में 13,685.87 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ विकसित किया जाना है। इसमें शामिल राजस्थान के जिले हैं हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। राजस्थान राज्य
राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड परियोजना के अंतर्गत 108 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। तथ्य क्या है इसमें? राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2 विश्व बैंक ट्रेंच 01। यह परियोजना विश्व बैंक के ऋण द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत 3120.46 करोड़ रुपए है, जिसमें विश्व बैंक से ऋण के रूप में 1779.43 करोड़ पूंजी दी गई है। परियोजना अक्टूबर 2019 से क्रियान्वित की जा कर मार्च 2024 तक पूर्ण की जानी है। परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के राजमार्गों का 2 लेन या मध्यम लेन से उन्नयन करना, राजस्थान राजमार्ग प्राधिकरण का संचालन, संस्थागत मजबूती, सड़क सुरक्षा, परियोजना प्रबंधन सहायता शामिल है। इस परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई की 11 राजमार्गों को विकसित किया जाना प्रस्तावित है। सभी 11 राजमार्गों को आवंटित किया जा चुका है। इसमें से 328 किलोमीटर लंबाई के 3 राजमार्गों का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 365 किलोमीटर लंबाई के 6 राजमार्गों का कार्य प्रगति पर है। शेष 2 परियोजनाओं के वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान शुरू होने की संभावना है। परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिसंबर 2022 तक 135.92 करोड़ रुपए व्यय किए गए। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम बैंक ट्रेंच 2 ये विश्व RSHDP सेकंड ट्रेंच 2 के अंतर्गत 1957.93 करोड़ की लागत से 528 किलोमीटर लंबाई की 11 परियोजनाएं प्रक्रियाधीन है, विश्व बैंक से वित्त पोषण अनुमोदन के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार मार्च 2021 के अंत तक राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 6019 किलोमीटर। मार्च 2020 में राज्य में रेल मार्गों की कुल लंबाई 5998 किलोमीटर थी, जो मार्च 2021 के अंत तक 6019 किलोमीटर हो गई है। राज्य में रेल मार्ग 68,103 किलोमीटर लंबाई के भारतीय रेल मार्ग का 8.83% है। सीमा सड़क संगठन द्वारा चेतक योजना का प्रारंभ 1960-62 में किया गया। इसका मुख्यालय राजस्थान में कहाँ है? इसका मुख्यालय राजस्थान में बीचवाल बीकानेर में है। तो चेतक परियोजना सीमा सड़क संगठन यानी ब्रो द्वारा 1962 में प्रारंभ की गई। चेतक परियोजना का मुख्यालय बीचवाल बीकानेर में है। इस परियोजना में राजस्थान, पंजाब, गुजरात भी के सीमावर्ती जिलों गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में सामरिक महत्व की सीमावर्ती सड़कें बनाने और उनकी देखरेख का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए। इसमें वर्तमान में केंद्र व राज्य सरकार का वित्तीय खर्च कितना है? तो ये है 60-40 का रेशियो है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर सन 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। 2001 की गणना के अनुसार 500 से अधिक आबादी वाले गांवों तथा मरु एवं जनजातीय क्षेत्र में 250 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़क से जिला या मुख्य सड़क से जोड़ने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। इसमें पहले 100% राशि केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती थी। 2015-16 से वित्तीय पैटर्न केंद्र सरकार और राज्य सरकार का 60 और 40 का रेशियो है कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय, इस योजना के तहत 8662.50 किलोमीटर लंबाई की मुख्य ग्रामीण सड़कों का चयन कर उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण मार्च 2025 तक किया जाएगा। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, तो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को देखते हैं। तो राजस्थान, उसमें किसमें क्वेश्चन है कि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 में प्रचलित मूल्यों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में योगदान में असत्य कथन बताना है। तो ये वानिकी का 17.20 नहीं है बल्कि कुछ और है। पशुधन का 46.41 है, फसल का 46 है और मत्स्य का 0.39 है। तो देखते हैं थोड़ा सा आगे। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 में प्रचलित मूल्यों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में योगदान, तो पशुधन का 46.40% है, फसल का 46 है, वानिकी का 7.20 है। इसमें 17.20 लिखा था, ये गलत है ना। नेक्स्ट है मत्स्य का 0.39। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में कुल खाद्यान्न उत्पादन अग्रिम अनुमानित है, तो ये है 253.99 लाख मीट्रिक टन। 253.99 लाख मीट्रिक टन
इसमें 97.98 खरीफ एवं 156.01 रबी। गत वर्ष खरीफ 85.82 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 14.17% अधिक है, जबकि रबी 145.70 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 7.08% की वृद्धि दर्शाता है। गत वर्ष 231.52 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 9.71% अधिक है। तिलहन उत्पादन तो 99.78 लाख मीट्रिक टन है। गन्ना उत्पादन 2.18 लाख मीट्रिक टन है और कपास उत्पादन 25.53 लाख गांठे। वर्ष 2022-23 में खरीफ अनाज का उत्पादन 77.87 लाख मीट्रिक टन होना अनुमानित है, जो गत वर्ष के खरीफ उत्पादन यानी कि 72.74 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 7.01% की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2022-23 में रबी अनाज का उत्पादन 128.73 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है, जो कि वर्ष 2021-22 के 118.26 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 8.85% की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2022-23 में खरीफ दलहन का उत्पादन 20.14 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है, जो कि वर्ष 2021-22 के 13.08 लाख मीट्रिक टन उत्पादन की तुलना में 53.98% की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2022-23 में रबी दलहन का उत्पादन 27.28 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है, जो कि वर्ष 2021-22 के 27.44 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 0.58 की कमी दर्शाता है। तिलहन के अंतर्गत खरीफ फसलों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी एवं रबी फसलों में राई एवं सरसों, तारमीरा एवं अलसी सम्मिलित है। तिलहन का उत्पादन वर्ष 2022-23 में 99.78 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2021-22 के 102.68 मीट्रिक टन की तुलना में 2.82% की कमी दर्शाता है। खरीफ तिलहन का वर्ष 2022-23 में 33.64 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होने की संभावना है, जो कि वर्ष 2021-22 में 28.92 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 16.32% की वृद्धि दर्शाता है। रबी तिलहन का उत्पादन वर्ष 2021-22 में 73.76 लाख मीट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2022-23 में 66.14 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है, जो कि 10.33% की कमी दर्शाता है। गन्ने का उत्पादन वर्ष 2021-22 के 3.21 लाख मीट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2022-23 में 2. तो गन्ने का उत्पादन वर्ष 2021-22 में 3.21 लाख मीट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2022-23 में 2.18 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है, जो कि 32.09% कमी दर्शाता है। वर्ष 2022-23 में कपास का उत्पादन 25.53 लाख गांठे उत्पादित होने की संभावना है, जबकि 2020-21 में यह उत्पादन 24.82 लाख गांठे था, जो कि 2.86% वृद्धि दर्शाता है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार किस फसल में राजस्थान का प्रथम स्थान नहीं है? तो चना में प्रथम स्थान नहीं, प्रथम स्थान है सरसों में 44.57% के साथ, बाजरा में 41.71% के साथ, ग्वार में 84.60% के साथ। ये 2019 तक की स्थिति है। कुल तिलहन 22% और पोषक अनाज 16.30%। दूसरा स्थान है मूंगफली और कुल दलहन में, मूंगफली और कुल दलहन में। तीसरा स्थान है सोयाबीन, चना और ज्वार में, सोयाबीन, चना और ज्वार में। वर्ष 2003 से वर्ष 2006-07 की औसत उत्पादकता की तुलना में वर्ष 2021-22 में फसल उत्पादकता में प्रतिशत वृद्धि के बारे में असत्य कथन बताना है। तो दालें 34.30% नहीं है। चलिए देखते हैं इसमें क्या स्थिति है। वर्ष 2002-03 से 6-7 की औसत उत्पादकता की तुलना में वर्ष 2021-22 में फसल उत्पादकता में प्रतिशत वृद्धि हुई है। कपास में 95, तो इसमें जो प्रतिशत है कपास का 95.1 है, तिलहन का 36.85 है, अनाज का 62.21% है और दालों का 54.30% है। तो दालों का 54.30% ना 34.30। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2022-23 में प्रचलित कीमतों पर सकल मूल्य उत्पाद यानी जीबीओ में पशुधन उत्पादों का हिस्सा बताइए। तो इसमें सभी कथन सत्य हैं। दूध का 82.62% है, मांस का 5.37% है, अंडे का 40.69%। तो वर्ष 2022-23 में प्रचलित मूल्यों पर पशुधन, तो वर्ष 2022-23 में प्रचलित मूल्यों पर पशुधन क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन
7.6 करोड़ अनुमानित है। राजस्थान में पशुधन क्षेत्र में होने वाली आय में दूध, अंडे और मांस का प्रमुख योगदान है। दूध का 82.62% है, मांस का 5.37% है, अंडे का 0.63% है और अन्य का 11.33% है। तो ये अंडे का। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या है तो 76.55 लाख। राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख है, जबकि वर्ष 2010-11 में यह संख्या 68.88 लाख थी, अर्थात जोतों की संख्या में 11.14% की वृद्धि हुई है। सीमांत कृषि जोत तो ये 40.12% है। लघु कृषि जोत ये 21.90% है। अर्ध मध्यम कृषि जोत ये 18.50% है। मध्यम कृषि जोत 14.79% है और बड़े आकार की कृषि जोत 4.69% है। वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2015-16 में सीमांत, लघु एवं अर्ध मध्यम व मध्यम आकार वर्गों की जोतों में वृद्धि हुई है, जबकि बड़े आकार वर्गों की जोतों में कमी आई है। बड़े आकार की जोतों की संख्या में 11.14% की कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2015-16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार कितना रहा है तो ये 2.73 हेक्टेयर रहा। इस गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर रहा है, जो वर्ष 2010-11 में 3.07 हेक्टेयर था, जो 11.07% की कमी देखी गई है। वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2015-16 में क्षेत्रफल की दृष्टि से सीमांत, लघु एवं अर्ध मध्यम आकार की जोतों के क्षेत्रफल में क्रमशः 19.79%, 10.50% व 5.67% की वृद्धि हुई है। इसके विपरीत बड़े आकार व मध्यम आकार की जोतों के कुल क्षेत्रफल में क्रमशः 13.2% तथा 0.27% की कमी दर्ज हुई है। राज्य कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है तो ये है 7.75 लाख। राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 7.75 लाख है, जबकि वर्ष 2010-11 में यह संख्या 5.46 लाख थी, अर्थात महिला भूमि जोतों की संख्या 41.94% की वृद्धि हुई है। सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम एवं बड़े आकार की वर्गीकृत महिला जोत धारकों का कुल जोतों से क्रमशः 49.55%, 20.77%, 14.97%, 11.74% एवं 2.97% है। वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2015-16 में सभी आकार वर्गों की जोतों में वृद्धि हुई है। राज्य में वर्ष 2010-11 में महिला भूमि जोतों का क्षेत्रफल 13.30 लाख हेक्टेयर था, जो वर्ष 2015-16 में बढ़कर 16.55 लाख हेक्टेयर हो गया है, अर्थात महिला भूमि जोतों के कुल क्षेत्रफल में 24.44% की वृद्धि दर्ज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार नवंबर 2022 तक प्रदेश में अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है तो ये है 23,487 मेगावाट। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार नवंबर 2022 तक प्रदेश में अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है 2022-23 में यह है 23,487.46 मेगावाट। 2020-21 में 23,452 मेगावाट और 2020-21 में ये थी 21,979 मेगावाट। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा पूगल बीकानेर में 810 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र सहित कुल 2000 मेगावाट सौर पावर स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी की गई है। बजट भाषण 2022-23 के अनुपालन में आगामी वर्षों में कुल 2245 मेगावाट क्षमता की नई कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आधारित छावड़ा विद्युत परियोजना इकाई 7 व 8वीं का विस्तार छावड़ा में 660 मेगावाट और काली सिंध में 800 मेगावाट की यूनिट 3 शामिल है। बीकानेर के गुरहा में 125 मेगावाट क्षमता की लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना इकाई प्रथम की स्थापना की प्रक्रिया जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए राजस्थान सरकार ने नवंबर 2022 तक कितने गाँवों का विद्युतीकरण किया तो ये 43,965
43,965 गाँवों का विद्युतीकरण किया है। इसके साथ ही नवंबर 2022 तक 1.14 लाख ढाणियों और 57.05 लाख ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। ठीक है। राजस्थान में मार्च 2022 तक उपभोक्ताओं की संख्या 176.12 लाख थी, जो 2.56% की वृद्धि के साथ नवंबर 2022 तक 180.62 लाख तक पहुंच गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट 1 के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने। यह है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए, केंद्र सरकार की पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए का क्रियान्वयन राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत 33/11 किलोवाट सब स्टेशनों की 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित किसानों की बंजर अनुपयोगी भूमि पर 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु 722 मेगावाट की क्षमता के साथ 623 आवेदकों का चयन कर लिया गया है। उक्त 623 सफल आवेदकों में से अब तक कुल 481 सौर ऊर्जा उत्पादकों के साथ 593 मेगावाट क्षमता हेतु विद्युत क्रय अनुबंध किए जा चुके हैं। दिसंबर 2022 तक 62.5 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। राजस्थान में आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार असत्य कथन बताइए। तो इसमें पहला ही कथन असत्य है कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष है, ये गलत है 2016 से 20 के बीच में। तो ये है 69.4 वर्ष। फिर देश की जन्म के समय प्रत्याशा, बल्कि भारत में ये 70 वर्ष है, राजस्थान में 69.4 है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 32 है। कार्य सहभागिता 43.6% है और मातृ मृत्यु अनुपात ये प्रति लाख जीवित जन्म पर 113। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सितंबर 2022 तक राज्य में कुल कितने बैंक कार्यालय और शाखाएं हैं। तो ये 7,997 बैंक हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सितंबर 2022 तक राज्य के 7,997 बैंक कार्यालय शाखाएं हैं। सार्वजनिक क्षेत्र 4,195 बैंक हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण में ये 1,590 बैंक हैं। निजी बैंक 1,688 बैंक हैं। विदेशी बैंक 9 हैं। लघु वित्त बैंक 469 हैं। भुगतान बैंक 36 है। नोट, राजस्थान राज्य में सितंबर 2022 में जमा राशियों में 12.51% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र 4 पेट्रोफिक्स बेसिन कितने जिलों में फैल रहा है। तो ये 14 जिलों में फैला है। राजस्थान भारत में कच्चे तेल का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। राज्य में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र 4 पेट्रोफिक्स बेसिन के अंतर्गत लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर के 14 जिले सम्मिलित हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के नवंबर 2022-23 के दौरान 3603.38 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा 30 नवंबर 2022 को बाड़मेर बेसिन से तेल और गैस की खोज के लिए एक नया ब्लॉक गेल इंडिया लिमिटेड की उनको स्वीकृति दी गई है और जैसलमेर बेसिन से तेल और गैस उत्पादन के लिए एक नया ब्लॉक ऑयल इंडिया लिमिटेड को 8 सितंबर 2022 को MOP&NG द्वारा DSF तृतीय के तहत किया गया है। राजस्थान में मुख्यतः 4 पेट्रोलियम संभाव्य बेसिन हैं जो 14 जिलों में 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। पहला है बाड़मेर संचोर बेसिन, बाड़मेर जालौर जिले में है। जैसलमेर बेसिन ये जैसलमेर जिले में है। फिर बीकानेर बेसिन ये बीकानेर, नागौर बेसिन ये बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर नागौर जिले में है। विंध्यन बेसिन ये कोटा, बूंदी, बरा, झालावाड़ जिले तथा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा। नेक्स्ट, राजस्थान भारत में कच्चे तेल का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। कच्चे तेल में सर्वाधिक भंडार पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में है। कच्चे तेल के भंडारों में राजस्थान का स्थान 5वां है। राजस्थान में 34.77 मिलियन टन क्रूड ऑयल के भंडार हैं। कच्चे तेल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान बॉम्बे हाई 39%। कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का स्थान द्वितीय है लगभग 22%, 5.8 MMTPA मिलियन टन प्रति वर्ष। और वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कच्चे तेल का कुल उत्पादन 3.49 मिलियन टन प्रति वर्ष है, जिसमें से 5.89 मिलियन टन प्रति वर्ष उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान में कच्चे तेल के सर्वाधिक भंडार बाड़मेर में है। वर्तमान में 14
तेल क्षेत्रों से 98,000 से 1,02,000 बैरल तेल प्रतिदिन राजस्थान से उत्पादित हो रहा है। एक बैरल में 158.98 लीटर होता है। जैसलमेर बेसिन, तो प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ से होता है। प्राकृतिक गैस उत्पादन की शुरुआत 1984 में हुई। कंपनी फोकस एनर्जी और ऑयल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से मुख्य क्षेत्र बाघेवाला, साधेवाला, तनोट, चन्नेवाला, गमानेवाला, बकरीवाला और घोटारू हैं। बाघेवाला से भारी तेल का उत्पादन किया जाता है। बाघेवाला क्षेत्र से नवंबर 2022 तक लगभग 62,658 बैरल कच्चे तेल का दोहन किया गया है। वर्तमान में 338 बैरल प्रतिदिन भारी तेल का उत्पादन किया जाता है। बाड़मेर संचौर बेसिन, तेल का सर्वाधिक उत्पादन 182 मिलियन बैरल तेल के भंडार मिले हैं। 38 तेल क्षेत्र मिले हैं, परंतु उत्पादन 14 तेल क्षेत्रों से किया जा रहा है। 98,000 से 1,02,000 बैरल खनिज तेल का उत्पादन प्रतिदिन किया जा रहा है। फिर प्रमुख तेल कुएं कौन कौन से हैं? तो मंगला है, शक्ति है, भाग्यम है, ऐश्वर्या है, बायतू है, गुड़ा मलानी है, शहीद तुकाराम है, सरस्वती है, कामेश्वरी है और रागेश्वरी है। सर्वप्रथम 29 अगस्त 2009 को मंगला तेल क्षेत्र से खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ था। नोट यहाँ से गैस उत्पादन भी किया जा रहा है। कंपनियां केयर्न इंडिया लिमिटेड और फोकस एनर्जी ONGC ऑयल इंडिया लिमिटेड है। बीकानेर नागौर बेसिन, इसमें 5 जिले आते हैं: नागौर, हनुमानगढ़, बीकानेर, श्रीगंगानगर और चूरू। प्रमुख तेल क्षेत्र पूनम। फिर विंध्यन बेसिन, इसमें 6 जिले आते हैं: कोटा, बूंदी, बरा, झालावाड़ एवं भीलवाड़ा में चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा। राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट, ये क्षमता कितनी है राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट की? 9 MMTPA। यह पचपदरा बाड़मेर में स्थित देश का पहला पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, जिसकी शुरुआत 16 जनवरी 2018 को की गई थी। हिस्सेदारी राज्य सरकार 26% और HPCL 74%। लागत 43,129 करोड़। ऋण इक्विटी उत्पादन 2:1, यानी 2 भाग ऋण लिया जाता है, 1 भाग सरकार लगाएगी। यह रिफाइनरी BS6 मानक के उत्पादों का उत्पादन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल भूजल योजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? राजस्थान के 17 जिले शामिल हैं। भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच 50-50% हिस्सेदारी है। यह देश के 7 राज्यों के 78 जिलों में शामिल किया गया है। इसमें इस योजना के अंतर्गत इसका शुभारंभ 1 अप्रैल 2020 को हुआ था। प्रथम चरण में 6,000 करोड़ रुपए में से राजस्थान को 1189.65 करोड़ रुपए मिलेंगे। यह 5 वर्षों की अवधि में 2020-21 से 2024-25 में लागू की जाएगी। राजस्थान के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों के 1139 ग्राम पंचायतों को चयनित किया गया है। इसमें देश के 7 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, इस योजना का फोकस भूजल प्रबंधन में सुधार करना और इसके लिए गिरते स्तर को बढ़ाना है या रोकना है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना में केंद्र व राज्य का वित्त पोषण का अनुपात कितना है? तो ये है 60-40 का रेशियो है। 60-40 का रेशियो है। सूक्ष्म कृषि प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई की ड्रिप और फव्वारा तकनीक तक पहुंच सुनिश्चित करने वाली यह योजना, जो कि कुशल जल प्रबंधन की पद्धति है। इस योजना में केंद्र और राज्य का 60-40 का रेशियो है। नेक्स्ट है, राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2022 तक की अवधि में वास्तविक वर्षा सामान्य वर्षा से कितने प्रतिशत अधिक रही? तो ये 37.93% अधिक रही। राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2022 की अवधि में वास्तविक वर्षा 594.2 मिलीमीटर, सामान्य वर्षा 430.80 मिलीमीटर होती। तो वास्तविक वर्षा सामान्य वर्षा से 37.93% अधिक रही। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में कितने खनिजों का खनन किया जाता है? तो राजस्थान में 58 खनिजों का खनन किया जाता है। 81 प्रकार के 58 खनिजों का खनन किया जाता है। राज्य में प्रधान खनिजों के 169 खनन पट्टे, अप्रधान खनिजों के 15,759 खनन पट्टे तथा 17,462 खनन लाइसेंस जारी हैं। 2022-23 में राजस्थान में स्थिर कीमतों पर 2011-12 पर सकल राज्य मूल्यवर्धन GSBA में खनन क्षेत्र का योगदान कितना है? 3.23%। वर्ष 2022-23 में राजस्थान में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन GSBA में खनन क्षेत्र का योगदान 3.44% है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में उत्पादित खनिजों की संख्या, धात्विक खनिज है 17, एकमात्र उत्पादक सीसा और जस्ता का है।
जस्ता अयस्क। अग्रणी उत्पादक चांदी। अधात्विक खनिज तो 39 प्रकार के, एकमात्र उत्पादक सेलेनाइट और बोलिस्टोनाइट का है। फिर अग्रणी उत्पादक सीमेंट ग्रेड और स्टील ग्रेड लाइमस्टोन। ईंधन खनिज 3। कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान, लगभग 22% उत्पादित होता है राजस्थान में। गौण खनिज तो 22 है इसमें। अग्रणी उत्पादक मार्बल, ग्रेनाइट, तांबा, सैंडस्टोन। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 दिसंबर 2022 तक रीको द्वारा राज्य में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया गया? तो ये है 8। रीको द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 दिसंबर 2022 तक राज्य में 8 नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया गया है। इस दौरान 2212.04 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया। नेक्स्ट है वर्ष 2022-23 में के दौरान राजस्थान से कुल कितना निर्यात किया गया? राजस्थान से 77,771 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया। 77,771 करोड़ रुपए का। विभिन्न क्षेत्रों का निर्यात में योगदान। राजस्थान द्वारा एक्सपोर्ट। राजस्थान में मुख्यतः 16 उत्पादों का निर्यात किया जाता है। राजस्थान के निर्यात में 60% से अधिक योगदान देने वाले शीर्ष 5 वस्तुएं हैं। तो पहली है इंजीनियरिंग वस्तुएं। दूसरा टेक्सटाइल यानी वस्त्र। मेटल धातु, हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तशिल्प और रसायन 5वें स्थान पर। 2021-22 में राजस्थान में कुल निर्यात 71,999 करोड़ रुपए हुआ था। इसमें 5 क्षेत्र कौन कौन से थे? अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग इसमें भी थी 16.62%, कपड़ा 12.85%, धातु 11.44%, हस्तशिल्प 10.88%, रसायन एवं संबद्ध क्षेत्र ये थे 9.72%, रत्न एवं आभूषण में 9.46%, कृषि 7.19% और आयामी पत्थर 6.22%। नीति आयोग ने भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 नामक रिपोर्ट का 3रा संस्करण जारी किया है। राजस्थान को भूमि से घिरे क्षेत्र में 6वां स्थान और समग्र रैंकिंग में 13वां स्थान मिला है। राजस्थान के अंक 54.80 है। सूचकांक में 4 स्तंभ, 11 उपस्तंभ और 60 संकेतक शामिल हैं। इसमें से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। EPI 2022 में तमिलनाडु शीर्ष पर है। इसके बाद महाराष्ट्र है और कर्नाटक का स्थान है। निर्यात मूल्य और निर्यात एकाग्रता एवं वैश्विक बाजार फुटप्रिंट सहित निर्यात प्रदर्शन सूचकांकों संकेतकों के कारण तमिलनाडु शीर्ष प्रदर्शन करता रहा है। तमिलनाडु ऑटोमोटिव्स, चमड़ा, वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे क्षेत्रों में लगातार अग्रणी रहा है। पहाड़ी हिमालयी राज्य तो EPI 2022 में पहाड़ी या हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। स्थल रुद्ध क्षेत्र में EPI 2022 में भूमि से घिरे क्षेत्र में हरियाणा शीर्ष स्थान पर रहा है। यह निर्यात क्षेत्र उसकी तैयारी को प्रदर्शित करता है। इसके बाद तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान का स्थान है। राजस्थान को भूमि से घिरे क्षेत्र में 6ठा और समग्र रैंकिंग में 13वां स्थान मिला है। राजस्थान के अंक 54.80 है। केंद्र शासित प्रदेश या छोटे राज्य में तो केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर रहा है EPI में। फिर नेक्स्ट है राजस्थान में नवंबर 2022 तक राजस्थान में कुल कितने पर्यटकों ने भ्रमण किया? तो 986.32 लाख। तो वर्ष 2022 नवंबर 2022 तक के दौरान 9.86.32 लाख 983.24 लाख स्वदेशी और 3.03 लाख विदेशी पर्यटकों ने राजस्थान में भ्रमण किया। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला जिला जयपुर और उदयपुर है। राजस्थान में सर्वाधिक घरेलू पर्यटकों वाला जिला अजमेर और सीकर है। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम से आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस पत्रिका को वर्ष 2023 के घूमने की 23 बेस्ट टूरिज्म लोकेशन में भारत के एकमात्र राज्य राजस्थान को स्थान मिला है। प्रथम पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001 को आई थी। द्वितीय पर्यटन नीति 2007 में रिसर्जेंट राजस्थान सम्मेलन में जारी की गई। नवीनतम राजस्थान पर्यटन नीति 2020 9 सितंबर 2020 को लागू की गई। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2015 3 जून 2015 को जारी की गई। इसे अब 21 मई 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया। प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी पारिस्थितिकी पर्यटन नीति 4 फरवरी 2010 को आई। नवीनतम इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 पारिस्थितिकी पर्यटन नीति 15 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च की गई। इसके तहत जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पारिस्थितिकी पर्यटन कमेटी का गठन किया गया है। इको टूरिज्म नीति को लागू करने के लिए वन विभाग
नोडल विभाग बनाया गया है वन विभाग को। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना 2021 में आई है। राजस्थान पर्यटन नीति 24 नवंबर 2022 को आई है। राजस्थान पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को उद्योग का पूर्ण दर्जा दे दिया गया है। पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को 2022 में। बजट 2022-23 में पर्यटन विकास कोष राशि 1000 से बढ़ाकर 1000 करोड़ से बढ़ा के 15,000 करोड़ कर दी गई है। फिर माउंट आबू, सिरोही, जोधपुर एवं उदयपुर सहित 5 स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स बनाया जाएगा। राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल एवं जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कला समागम का आयोजन होगा। 100 करोड़ रुपए कलाकार कल्याण कोष और मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना को लागू करने में दिया जाएगा। राजस्थान में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है तो केवला देवखाना पश्चिम बिहारी भरतपुर में 1985 में बना। जंतर मंतर वेधशाला जयपुर में 2010 में इसको शामिल किया गया। जयपुर शहर का परकोटा 2019 में इसको शामिल किया गया। दुर्गों में चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, रणथंभौर है, जैसलमेर है, आमेर है और गागरोन है। राजस्थान में 30 नवंबर 2022 तक कितने मेडिकल कॉलेज हैं? तो ये हैं 30 मेडिकल कॉलेज है ना। और इसमें राज्य के खर्चे से सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद। इसमें 6 राजकीय क्षेत्र के हैं। एक राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का संगठक कॉलेज, 12 मेडिकल कॉलेज, राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी, राज मिस के तहत एक ESI कॉलेज अलवर एवं एक अखिल भारतीय मीराबाई आयुर्वेदिक संस्थान जोधपुर एवं शेष 9 निजी क्षेत्र में। तो नोट है कि राजस्थान में 28 राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, 52 निजी विश्वविद्यालय तथा 8 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। नोट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को अपने सीकर दौरे के दौरान वर्चुअल माध्यम से राज्य में 5 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन एवं 7 मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी। सिरोही, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर और धौलपुर सीकर में मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया, जबकि झुंझुनू, बरा, बूंदी, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक और जैसलमेर मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास किया। 2022-23 में 4 नए मेडिकल कॉलेजों ने श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और धौलपुर में अपना शैक्षणिक सत्र शुरू किया। राज्य के बजट में मुख्यमंत्री ने जालौर, राजसमंद और प्रतापगढ़ में 3 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी। सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सितंबर 2015 संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70वें सत्र में ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट शीर्षक वाले दस्तावेज को अपनाया। 17 सतत विकास लक्ष्यों को 2016 से 2030 तक की अवधि में प्राप्त करना है। जनवरी 2016 से प्रभावी हुए हैं। SDG, जिन्हें वैश्विक लक्ष्यों के रूप में जाना जाता है, को संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश द्वारा गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने तथा वर्ष 2030 तक सभी लोगों की समृद्धि एवं शांति सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया गया है। इन 17 लक्ष्यों तथा 160 टारगेट्स को वर्ष 2030 तक अर्जित किया जाना है। SDG 2030 तो एजेंडा हमारी दुनिया को बदलना, सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के लिए वैश्विक एजेंडा का मूल मंत्र सार्वभौमिकता का सिद्धांत है कि कोई भी पीछे ना रहे। राज्य में SDG के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना भवन जयपुर में एक केंद्र स्थापित किया गया। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतत विकास लक्ष्य क्रियान्वयन एवं निगरानी समितियों का गठन किया गया है। सतत विकास लक्ष्यों की सूची गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, भुखमरी की समाप्ति नंबर 2 पे है। नंबर 3 पे है अच्छा स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर। चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। 5वां है लैंगिक समानता। 6वां है स्वच्छ पानी एवं स्वच्छता। 7वां है सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा। 8वां है अच्छा काम एवं आर्थिक विकास। 9वां है उद्योग, नवाचार एवं बुनियादी ढांचे का विकास। 10वां है असमानता में कमी। 11वां है टिकाऊ शहरी एवं सामुदायिक विकास। 12वां है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। 13वां है जलवायु परिवर्तन। 14वां है पानी में जीवन। 15वां है भूमि पर जीवन। 16वां है शांति एवं न्याय के लिए संस्थान। 17वां है लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। राजस्थान SDG इंडेक्स, नोडल विभाग, आयोजना विभाग, क्रियान्वयन, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। SDG 1.0 में झुंझुनू है। SDG 2.0 में कोटा है। SDG 3.0 में जयपुर है। SDG 4.0 में सीकर है। SDG 4.0 में राजस्थान का कुल स्कोर है 60.15। शीर्ष जिला सीकर है 65.92% के साथ। अंतिम स्थान जैसलमेर का है 51.33।
राजस्थान की औद्योगिक नीतियां, तो अभी तक से कुल 7 औद्योगिक नीतियां जारी की जा चुकी हैं। जुलाई 2019 को राजस्थान की नई औद्योगिक नीति जारी की गई और ये 7वीं थी। तो पहली जो औद्योगिक नीति आई थी 24 जून 1978 को आई थी भैरव सिंह शेखावत के समय। दूसरी आई थी 1991 में, भैरव सिंह शेखावत तब भी थे। तीसरी 1994 भैरव सिंह शेखावत तब भी थे। चौथी आई 1998 में, भैरव सिंह शेखावत फिर भी थे। फिर 2010 में आती है अशोक गहलोत के समय में। छठवीं वसुंधरा राजे के समय में 2015 में। और 7वीं 1 जुलाई 2019 को अशोक गहलोत के समय में। एक जिला एक उत्पाद योजना, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये बहुत मशहूर है, हर जगह चल रही है, राजस्थान में भी चलाया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? प्रत्येक जिले से निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना है। सभी जिलों में जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समितियों DEPC का गठन किया गया है। एक जिला एक उत्पाद के तहत चयनित उत्पाद, तो जैसलमेर में पीला मार्बल स्लेब एवं टाइल्स, पीला मार्बल स्लेब एवं टाइल्स। जोधपुर में फर्नीचर हस्तशिल्प उत्पाद। बाड़मेर में इसबगोल। भरतपुर में शहद खाद्य तेल। धौलपुर का मिल्क पाउडर स्कीम्ड। फिर करौली में सैंडस्टोन आर्टिकल एंड सिलिका सैंड। श्रीगंगानगर में गम पाउडर। हनुमानगढ़ में ग्वार गम। फिर बीकानेर में सिरेमिक। चूरू में लकड़ी के उत्पाद। झुंझुनू स्टोन प्रोडक्ट एवं लकड़ी के उत्पाद। सीकर में फर्नीचर एंटीक्स। फिर उदयपुर में ग्रेनाइट मार्बल या आइवरी कार्विंग। फिर डूंगरपुर में ग्रेनाइट मार्बल और स्लेब। बांसवाड़ा में सिंथेटिक यार्न। प्रतापगढ़ में लहसुन तथा थेवा कला। बूंदी में चावल। बरा में सोयाबीन। कोटा में एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक कोटा डोरिया में। झालावाड़ में संतरा एवं सैंडस्टोन। जयपुर में ब्लू पॉटरी एवं ज्वेलरी एंड जेम्स। अलवर में ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स। दौसा में कारपेट एंड स्टोन आर्टिकल। नागौर में ग्रेनाइट मार्बल मकराना। अजमेर में ग्रेनाइट। चित्तौड़गढ़ में ग्रेनाइट और मार्बल। पाली में मेहंदी। भीलवाड़ा में रेडीमेड गारमेंट डेनिम। जालौर में मसाले एवं मोजड़ी जूती। राजसमंद में टेराकोटा। सवाई माधोपुर में टूरिज्म। सिरोही में साइलियम हस्क। टोंक में सैंडस्टोन। राजस्थान में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, तो इसमें 36 जिला उद्योग केंद्र हैं, 8 उपकेंद्र हैं। तो सभी जिला उद्योग केंद्रों पर MSME निवेशक सुविधा केंद्र की स्थापना की गई है। विवाद निवारण तंत्र समिति, तो राज्य स्तर पर चेयरमैन मुख्य सचिव, जिला स्तर पर अध्यक्ष जिला कलेक्टर। 10 सुविधा परिषदों का गठन विलंबित भुगतान के मामलों के निराकरण के लिए किया गया है, 2 राज्य स्तर पर और 8 संभाग स्तर पर। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 7 अक्टूबर 2022 को लागू। उद्देश्य क्या है? विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का 15% की वार्षिक दर से विकास। संतुलित एवं समावेशी क्षेत्रीय विकास पर 2027 तक 10 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार अवसरों का सृजन। हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरण आदि जैसे नवीन क्षेत्रों को अतिरिक्त प्रोत्साहन। पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहित करना। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 7 से 8 अक्टूबर 2022 को JECC सीतापुरा जयपुर में आयोजित थीम कमिटेड एंड डिलीवर। राष्ट्रीय भागीदारी तो भारतीय उद्योग परिसंघ CII की थी, रिको की थी। रिको राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम है। ये राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना 28 मार्च 1969 को हुई थी। मुख्यालय जयपुर में है। पुराना नाम राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम था। 1979 में इससे खनिज विकास निगम को अलग कर दिया गया। जनवरी 1980 में स्वतंत्र कंपनी के रूप में रिको की स्थापना की गई। यह राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है। प्रमुख कार्य क्या है? बृहद, मध्यम एवं लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता एवं संसाधन उपलब्ध कराना। राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करना। औद्योगिक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। यह राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने में मदद करती है। अक्टूबर 2022 तक रिको की 390 इकाइयां राज्य में संचालित हैं तथा 147 नई खुलने जा रही हैं। RFC यानी राजस्थान वित्त निगम, तो राजस्थान राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत 17 जनवरी 1955 को इसकी स्थापना की गई। 17 जनवरी 1955 को। मुख्यालय जयपुर में है। उद्देश्य क्या है? MSME इकाइयों, नवीन उद्योगों की स्थापना, विद्यमान औद्योगिक इकाइयों को विस्तारीकरण व नवीनीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। राज्य सिको, तो राजस्थान लघु उद्योग निगम, इसकी स्थापना 3 जून
1961 को हुई थी, मुख्यालय जयपुर में है। 1975 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा इसको दिया गया। उद्देश्य क्या है? लघु औद्योगिक इकाइयों एवं हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता एवं प्रोत्साहन देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, उत्पादित वस्तुओं को विपणन सुविधा उपलब्ध कराना, सेमिनार, प्रदर्शनी एवं व्यापार मेलों का आयोजन करना इसे दिया गया है। हस्तशिल्प वस्तुओं का जयपुर, उदयपुर, दिल्ली एवं कोलकाता में स्थित राजस्थली नामक विक्रय केंद्रों के माध्यम से विपणन करता है। ये आयात निर्यात के लिए राज्य द्वारा जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा एवं शुष्क बंदरगाह, इनलैंड कंटेनर बनाए गए हैं। हवाई मार्ग से आयात निर्यात के लिए सांगानेर एयरपोर्ट, जयपुर पर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाया गया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो एक विशेष क्षेत्र जिसमें डीम्ड और फॉरेन टेरिटरी का दर्जा देकर सीमा उत्पाद शुल्क से मुक्त रखा जाता है। भारत में सेज की शुरुआत 2005 में की गई थी। राजस्थान में सेज के विकास के लिए प्रमुख एजेंसी रिको है। राजस्थान की विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति 13 मार्च 2003 को जारी की गई थी। अब तक राजस्थान में निम्न क्रियाशील सेज हैं। पहला है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये जयपुर में है। महिंद्रा गेस्को डेवलपर्स एंड रिको का संयुक्त रूप से स्थापित किया गया एक बहुउत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र या राजस्थान का सर्वप्रथम सेज है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जयपुर। फिर दूसरा है जेम्स एंड ग्रामीण ज्वेलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये सीतापुरा जयपुर में है। जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन द्वितीय सीतापुरा जयपुर में है। ये दोनों सेज रिको द्वारा स्थापित किए गए हैं। सोमानी बर्टेड लिमिटेड, ये खुसखेड़ा खैरथल तिजारा में है। सोमाली बर्टेड लिमिटेड। फिर जैन पैक इंफ्रास्ट्रक्चर जयपुर प्राइवेट लिमिटेड जयपुर में है। बाटिका जयपुर सेज डेवलपर्स लिमिटेड, ये जयपुर में है। मानसरोवर औद्योगिक विकास निगम जोधपुर में है। RNB इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बीकानेर में है। राजस्थान में कृषि संबंधी योजनाएं तो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना 2017। उद्देश्य किसानों द्वारा स्वयं के खेतों में गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देना। प्रारंभ में योजना 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर में शुरू की गई थी। 2018-19 से यह योजना राज्य के सभी 10 जलवायु क्षेत्रों में लागू की गई है। इस योजना के तहत फसलों की विभिन्न किस्मों का बीज उत्पादन 10 साल तक लिया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि तो उच्च माध्यमिक के लिए 5,000 रुपये प्रति छात्रा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर के लिए 12,000 प्रति छात्रा, PhD के लिए 15,000 प्रति छात्रा। बजट घोषणा 2023-24 प्रोत्साहन राशि क्रमशः 15,000, 25,000 और 40,000 रुपये प्रति वर्ष की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 से गेहूं एवं दलहन पर शुरू। केंद्र और राज्य का इसमें रेशियो कितना है? 60-40 का। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन, उद्देश्य क्या है? कृषि विस्तार का पुनर्गठन एवं सशक्तिकरण करना, जिससे किसानों को उचित तकनीक एवं कृषि विज्ञान की अच्छी पद्धतियों का हस्तांतरण किया जा सके। केंद्र राज्य का इसमें रेशियो कितना है? 60-40 का। इस मिशन के अंतर्गत 4 उप मिशन शामिल हैं। कृषि विस्तार पर उप मिशन, बीज एवं रोपण सामग्री पर उप मिशन, कृषि यांत्रिकीकरण पर उप मिशन और कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस स्कीम। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन, तो इस मिशन में निम्न योजनाओं का विलय किया गया है। पहला राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, दूसरा राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, नेक्स्ट है राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंध, फिर नेक्स्ट है वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन। केंद्र राज्य का इसमें संबंध, केंद्र राज्य का इसमें रेशियो 60-40 का रेशियो है। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत 4 उप मिशन शामिल हैं। पहला है वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, दूसरा है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड, फिर परंपरागत कृषि विकास योजना, नेक्स्ट है कृषि वानिकी पर उप मिशन 2017-18। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसका शुभारंभ कब होता है? 2016 को। उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले फसल नुकसान का बीमा कवर प्रदान करना। कृषक से निम्न प्रीमियम राशि लेकर बीमा किया जा रहा है। रबी के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2%, वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए 5%। फसल कटाई प्रयोग करने पर प्राथमिक कार्मिकों को प्रीमियम अनुदान एवं प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु राज्य निधि योजना चल रही है। राष्ट्रीय बागबान मिशन 2005-6 में 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू, राज्य के 24 जिलों में संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई 2015-16 शुरू है। और फसल उत्पादन बढ़ाने और पानी को बचाने के लिए लघु सिंचाई पद्धति के तहत ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई पद्धति को बढ़ावा, 60-40 का रेशियो है। किसान कलेवा योजना, ये
20 जनवरी 2014 को चालू होती है। मंडी में 5 रुपए में भोजन की व्यवस्था, फूल और सब्जी मंडी को छोड़कर। राजीव गांधी 2009 कृषि साथी सहायता योजना, सहकार सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से किसानी का काम करने वाले दुर्घटनावश अंग भंग होने अथवा मृत्यु होने पर किसान को 2 लाख रुपए तक का आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015, प्रसूति सहायता 45 दिन का मातृ अवकाश, 15 दिन का पितृ अवकाश दिया जाता है। इस दौरान अकुशल श्रमिक के लिए निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर से भुगतान किया जाता है। विवाह के लिए सहायता, तो लाइसेंस होल्डर महिलाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए 50,000 की राशि सहायता दी जाती है। चिकित्सा सहायता, तो लाइसेंस होल्डर जो होते हैं व्यक्ति, उनको हमालों को गंभीर बीमारी के होने पर 20,000 रुपए की सहायता दी जाती है। कृषक कल्याण कोष 16 दिसंबर 2019 को बनता है। ईज ऑफ डूइंग फार्म की तर्ज पर 1,000 करोड़ का कोष बनाया गया। उद्देश्य क्या है? किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान किया जाए। बजट 2023-24 इस कोष की राशि 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 750,000 करोड़ रुपए की गई है। राजस्थान में जल संसाधन, तो राजस्थान में देश के कुल सतही यानी सरफेस वाटर का 1.16, जबकि कुल भूजल ग्राउंड का 1.19% उपलब्ध है। जल संसाधनों के आधार पर राजस्थान देश में 10वें स्थान पर है। राज्य के 39.07 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सतही जल परियोजनाओं से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। 8 बृहद परियोजनाएं हैं। नर्मदा नहर परियोजना जालौर बाड़मेर में, परवन झालावाड़ में, धौलपुर लिफ्ट मरुस्थल क्षेत्र के लिए जल पुनर्गठन परियोजना, नवनेरा बांध ये कोटा में है। ऊपरी उच्च स्तरीय नहर पीपल खूंट और काली तीर लिफ्ट परियोजना ये 5 मध्यम परियोजनाएं हैं। गड़दा ये बूंदी में है, ताकली कोटा में है, गागरिन झालावाड़, लाहसी एवं हदिया देहबरा में। 4 लघु सिंचाई परियोजनाएं, सॉरी ये 41 लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं। परवन बृहद बहुउद्देशीय परियोजना परवन नदी पर झालावाड़ में है ये, और इसमें कोटा, बारा एवं झालावाड़ जिलों के 637 गांवों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। विद्युत उत्पादन 2,970 मेगावाट है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, तो मानसून के दौरान चंबल नदी के सहायक नदी बेसिनों कन्नू, कोल, पार्वती, काली सिंध मेज पर उपलब्ध अधिशेष सरफेस जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, पार्वती, काली सिंध, गंभीरी आदि नदी बेसिन में स्थानांतरित किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के 13 जिलों में वर्ष 2025 तक पेयजल एवं 2 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। राजीव गांधी जल संचय योजना, प्रथम चरण 20 अगस्त 2019 को राज्य के 33 जिलों में 2 वर्ष की अवधि के लिए शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है? वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और उपलब्ध जल स्रोतों के विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करना, जल संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना, भूजल उपलब्धता की स्थिति में सुधार करना, कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करना, चारागाह विकास एवं वृक्षारोपण, फसल एवं बागवानी के उन्नत तरीकों को बढ़ावा देना, पेयजल स्रोतों का सुदृढ़ीकरण, खाइयां, खेत, तालाब, खड़ीन, जौहर, टांका, छोटे एनीकट, मिट्टी, चेक डैम आदि जल भंडारण संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण करना इसका उद्देश्य। विभिन्न कारपोरेट, धार्मिक न्यासों, सामाजिक संप्रदायों एवं गैर सरकारी संगठनों के सहयोग के साथ साथ जन सहयोग भी लिया जाएगा। द्वितीय चरण 1 सितंबर 2022, कार्य अवधि 2 वर्ष। प्रशासनिक विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, नोडल विभाग, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग। द्वितीय चरण में राजस्थान की 352 पंचायत समितियों के लगभग 4500 गाँवों को इस अभियान में शामिल किया गया है। 2010 में राजस्थान राज्य जल नीति जारी की गई। आर्थिक समीक्षा 2022-23, शक्ति परियोजनाएं, तो विदेशी संस्थाओं द्वारा विभिन्न सहायता प्राप्त परियोजनाएं। आर्थिक समीक्षा 2022-23, राज्य के त्वरित विकास के लिए राज्य सरकार विभिन्न आधारभूत एवं सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं एवं दानदाताओं से ऋण वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है। विश्व बैंक समूह, जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेटिव एजेंसी जीका, एशियन डेवलपमेंट बैंक एजेंसी, फ्रेंचाइज्ड डेवलपमेंट KfW जर्मन एजेंसी है, डेवलपमेंट बैंक NDB, एशियन आधारभूत निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक,
फिर ये आदि प्रमुख बाह्य ऋण एजेंसियां हैं जो विभिन्न क्षेत्रों, फॉर एग्जाम्पल सिंचाई, जलापूर्ति, वानिकी, सड़क, शहरी विकास, आधारभूत संरचनाओं, ऊर्जा आदि में राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रारंभ में राज्य में 10 बाह्य सहायता परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। परियोजना का नाम, वित्त पोषित संस्था एवं परियोजना अवधि। पहली है राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम RUIDP, चरण 3। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको दे रहा है। नवंबर 2015 से मार्च 2023 तक राज्य सरकार द्वारा राज्य कोष के माध्यम से शेष कार्यक्रम किए जाने का निर्णय लिया गया। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा इसको सहायता मिली है। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना, इसको भी ADB दे रहा है। जनवरी 2021 से नवंबर 2027 तक ये पूरी होगी। तो नगरीय क्षेत्र के या शहरी क्षेत्र के विकास के लिए ADB दे रहा है। फिर राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम परियोजना, इसमें भी ADB का हस्तक्षेप है। नवंबर 2017 से सितंबर 2022 तक। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम परियोजना 2, इसमें भी ADB दे रहा है। दिसंबर 2019 से मार्च 2024 तक। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड के लिए निवेश में तो ADB दे रहा है, लेकिन राजमार्ग विकास कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक दे रहा है अक्टूबर 2019 से मार्च 2024 तक। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, इसमें जीका दे रहा है जल क्षेत्र में अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2024 तक। रेगिस्तान क्षेत्र के लिए जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना ट्रांच 1 व 2, इसमें NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का हस्तक्षेप है। मई 2018 से फरवरी 2025 तक। राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की परियोजना विश्व बैंक चला रहा है। जुलाई 2018 से मार्च 2024 तक। राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना चरण 2, इसमें जीका जुलाई 2021 से दिसंबर 2024 तक पैसा देगा। द्वितीय बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना विश्व बैंक दे रहा है अक्टूबर 2021 से मार्च 2027 तक। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना जीका द्वारा वित्त पोषित। जीका का फुल फॉर्म क्या है? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी। अवधि अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2024 तक। उद्देश्य 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं में पुनर्वास एवं जीर्णोद्धार के काम करवाना। इस परियोजना से 4,70,000 हेक्टेयर यानी 4.7 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र को लाभ पहुंचाया जाना है। जीका द्वारा 2 ट्रांच में वित्तीय सहायता दी जाएगी। कुल लागत इसमें 2348.87 करोड़ होगी। रेगिस्तान क्षेत्र के लिए जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना ट्रांच 1 व ट्रांच 2, NDB इसमें पैसा दे रहा है। मई 2017 से फरवरी 2025 के लिए वित्त पोषण न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB डेवलपमेंट बैंक। प्रथम ट्रांच के रूप में $100 मिलियन मई 2018 से प्रभावी। द्वितीय ट्रांच के लिए $245 मिलियन 31 अक्टूबर 2022 से प्रभावी। कुल परियोजना लागत है 2591.63 करोड़। परियोजना 7 वर्षों में 2 ट्रांच में क्रियान्वित की जाएगी। तो इस परियोजना लागत में $345 मिलियन न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा 70% एवं शेष 30% राज्यांश राज्य से प्राप्त होंगे। परियोजना मई 2018 से प्रभावी होकर फरवरी 2025 तक पूर्ण की जाएगी। लाभान्वित जिले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर एवं बाड़मेर। विशेषताएं: इंदिरा गांधी फीडर RD 496 से 641 तक 53.08 किलोमीटर में रिलाइनिंग कार्य तथा इंदिरा गांधी मुख्य नहर RD 0 से 620 के मध्य 126.46 किलोमीटर में रिलाइनिंग कार्य। इस प्रकार कुल 179.53 किलोमीटर के जीर्णोद्धार का कार्य किया जाएगा। इंदिरा गांधी मुख्य नहर के प्रथम चरण के अंतर्गत वितरण प्रणाली के 2498.69 किलोमीटर में जीर्णोद्धार का कार्य। 33,312 हेक्टेयर जल भराव वाले क्षेत्र में सेम की समस्या से निजात मिलेगी। जल उपयोगिता संगमों का सक्षम क्षमता वर्धन, सूक्ष्म सिंचाई, कृषि विविधीकरण आदि सहित कमांड क्षेत्र विकास गतिविधियां। राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की परियोजना, तो विश्व बैंक द्वारा सहायता है इसको, है ना। फिर परियोजना में कुल लागत 202.8 करोड़ होगी। अवधि जुलाई 2018 से मार्च 2024 तक। उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक खर्च में दक्षता बढ़ाने के लिए बेहतर नियोजन एवं बजट
निष्पादन में योगदान करना। वर्तमान में राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के स्थिरीकरण हेतु राजस्थान सरकार द्वारा यह परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। वर्तमान में परियोजना के अंतर्गत 19 अनुबंध निष्पादित किए गए। मुख्य घटक नंबर 1 सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन ढांचे को मजबूत करना, व्यय एवं राजस्व प्रणाली को मजबूत करना, परियोजना प्रबंधन एवं क्षमता निर्माण। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम RUSDP चरण तृतीय तो एशिया डेवलपमेंट बैंक ADB द्वारा वित्त पोषित। अवधि इसकी नवंबर 2015 से मार्च 2023 तक। परियोजना की कुल लागत 3672 करोड़ रुपए, इसमें से राज्य का अंश होगा 660 करोड़। अनुबंधों में दीर्घ अवधि में 10 वर्ष तक के अनुरक्षण, मरम्मत एवं परिचालन का प्रावधान किया गया है। उद्देश्य चयनित शहरों के निवासियों को जलापूर्ति सेवा प्रदान करना, संपूर्ण स्वच्छता सहित सीवरेज क्षेत्र में सुधार करना। 5 शहरों टोंक, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, पाली एवं भीलवाड़ा को शामिल किया गया है। इसमें से पाली और झुंझुनू में परियोजना का कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष शहरों में कार्य प्रगति पर है। नेक्स्ट राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, इसमें परियोजना 1 है। ADB द्वारा इसको वित्त सहायता मिल रही है। कुल लागत 2452.36 करोड़। अवधि नवंबर 2017 से दिसंबर 2022 पूर्ण हो चुकी है। उद्देश्य क्या है? राजमार्गों पर यातायात दक्षता एवं सुरक्षा को सुधारना। ट्रांस प्रथम के अंतर्गत कर पैकेज में 980 किलोमीटर लंबाई के 16 राजमार्गों के विकास के कार्य आवंटित किए जा चुके हैं। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम परियोजना 2 ADB द्वारा वित्त पोषित है। अवधि इसकी दिसंबर 2019 से मार्च 2024 तक है। उद्देश्य क्या है? राजमार्गों पर यातायात दक्षता एवं सुरक्षा को सुधारना। इस परियोजना में 6 पैकेजों के अंतर्गत 754 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों को विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इनमें से 4 पैकेजों के अंतर्गत 474 किलोमीटर लंबाई के 6 राजमार्गों को EPC मोड पर और 2 पैकेजों के अंतर्गत 280 किलोमीटर लंबाई के 5 राजमार्ग हाइब्रिड एन्युटी मोड पर तैयार करवाए जाने प्रस्तावित। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2 विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित। परियोजना की कुल लागत 2996.70 करोड़ है। अवधि अक्टूबर 2019 से मार्च 2024 तक। उद्देश्य राज्य के चयनित राजमार्गों पर यातायात प्रवाह में सुधार करना एवं राजमार्गों के बेहतर प्रबंध के लिए क्षमता निर्माण करना है। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2 विश्व बैंक ट्रांच 1। यह परियोजना विश्व बैंक के ऋण द्वारा वित्त पोषित है। इस परियोजना की कुल लागत 3120.46 करोड़ है। इसमें से विश्व बैंक से ऋण के रूप में 1779.43 करोड़ पूंजी मिली है। परियोजना अक्टूबर 2019 से क्रियान्वित की जाकर मार्च 2024 तक पूर्ण की जानी है। परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के राजमार्गों का 2 लेन या मध्यम लेन से उन्नयन करना। राजस्थान राजमार्ग प्राधिकरण का संचालन, संस्थागत मजबूती, सड़क सुरक्षा, परियोजना प्रबंधन सहायता शामिल है। इस परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई की 11 राजमार्गों को विकसित किया जाना प्रस्तावित है। सभी 11 राजमार्गों को आवंटित किया जा चुका है। इनमें से 328 किलोमीटर लंबाई के 3 राजमार्गों का कार्य पूर्ण हो चुका है और 365 किलोमीटर लंबाई के 6 राजमार्गों का कार्य प्रगति पर है। शेष 2 परियोजनाओं के वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान शुरू होने की संभावना है। परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिसंबर 2022 तक 135.92 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम बैंक ट्रंच 2 और इसमें विश्व बैंक विश्व RSHDP सेकंड ट्रंच 2 के अंतर्गत 1997.93 करोड़ की लागत से 528 किलोमीटर लंबाई की 11 परियोजनाएं प्रक्रियाधीन है। विश्व बैंक से वित्त पोषण अनुमोदन के अधीन है। बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना ड्रिप तो विश्व बैंक एवं AIIB द्वारा वित्त पोषित। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो अवधि इसकी अक्टूबर 2021 से मार्च 2027 तक है। देश के 13 राज्यों में लागू है। उद्देश्य क्या है? बांधों की सुरक्षा बढ़ाना, बांध सुरक्षा संस्थानों को मजबूत बनाना, बांध सुरक्षा के वित्तीय पोषण एवं संस्थागत ढांचे को बढ़ाना। बजट घोषणा 2020-21 के लिए 18 बांध एवं 2021-22 के लिए 18 बांध अनुसार परियोजना के अंतर्गत 36 बांधों का कार्य करवाया जाएगा। 9वां राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना जल चरण, इसमें जीका से मिल चरण इसमें द्वितीय है और इसमें जीका से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी से पैसा मिल रहा है। अवधि जुलाई 2021 से दिसंबर 2024। परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? 4765.31 करोड़, जिसमें जल जीवन मिशन भारत सरकार का हिस्सा 1985.17 करोड़, राज्य निधि ग्रामीण
577.14 करोड़, राज्य निधि शहरी 28.35 करोड़ एवं JICA ऋण ये 2174.65 करोड़ है। परियोजना का उद्देश्य राजस्थान राज्य के झुंझुनू और बाड़मेर जिले में जल शोधन प्लांट और जल आपूर्ति संबंधी सुविधाओं का निर्माण, ग्राम जल स्वच्छता समिति के क्षमता विकास के साथ साथ सामुदायिक विकास गतिविधियों को लागू करके स्थायी एवं सुरक्षित पेयजल आपूर्ति करने जिससे जिस क्षेत्र के निवासियों के जीवन स्तर, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए योगदान मिलता है। परियोजना के तहत झुंझुनू जिले के 2 कस्बों यथा सूरजगढ़ और उदयपुर बाटी में पेयजल जलापूर्ति एवं 3,50,239 घरेलू नल कनेक्शनों FHDC के माध्यम से बाड़मेर और झुंझुनू जिले के 1173 गांवों एवं 4,184 बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। कोविड-19 महामारी के कारण JICA सलाहकार द्वारा विस्तृत इंजीनियरिंग रिपोर्ट तैयार करने व JICA द्वारा परियोजना के मूल्यांकन में देरी हुई है। राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना ADB के द्वारा अवधि जनवरी 2021 से नवंबर 2027 तक परियोजना की कुल लागत 3,076 करोड़ है। परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान राज्य के चयनित शहरों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता में सुधार करना है। परियोजना के 14 शहरों को शामिल किया गया है। परियोजना के तहत 7 शहरों फॉर एग्जाम्पल आबू रोड, बांसवाड़ा, खेतड़ी, कुचामन, मंडावा, सरदारपुर शहर और सिरोही में सीवरेज और जलापूर्ति कार्य संपन्न किए जाएंगे। इस तरह स्वच्छता कार्यों हेतु 6 शहरों फॉर एग्जाम्पल मकराना, प्रतापगढ़, रतनगढ़, डीडवाना, फतेहपुर व लाडनू में सीवरेज कार्य और लक्ष्मणगढ़ शहर में जलापूर्ति कार्य संपन्न किए जाएंगे। निजी क्षेत्र सहभागिता के साथ राज्य सरकार द्वारा उन्नत संयुक्त उपक्रम नंबर 1 प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान PD कोर को PPP मोड में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स को विकास करने के लिए राज्य सरकार के विभागों और वैधानिक उपक्रमों की सहायता के लिए दिसंबर 1997 में एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में गठित किया गया है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान रेडकोर को राज्य में मेगा हाईवे प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2004 में गठन किया गया था। फिर सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड को भादला जोधपुर में 1000 मेगावाट के सौर पार्कों के चरणबद्ध तरीके से विकास के लिए वर्ष 2014 में इसका गठन किया गया था। एक्सेल सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड को जो जोधपुर और जैसलमेर में 750 मेगावाट के सौर पार्कों के विकास के लिए वर्ष 2014 में गठन किया गया था इसका। फिर अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड को जैसलमेर एवं भादला जोधपुर में 2000 मेगावाट के सौर पार्कों के चरणबद्ध तरीके विकास के लिए वर्ष 2015 में इसका